AVP 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। कृषि कानून के विरोध में किसानों का संघर्ष दिल्ली की सीमाओं पर अभी भी जारी है। कल यानी 26 अगस्त को दिल्ली की सीमा पर किसान आंदोलन के 9 महीने भी पूरे हो जाएंगे। इस अवसर पर किसान मोर्चा ने 26-27 अगस्त को सिंधु बॉर्डर पर अखिल भारतीय अधिवेशन का ऐलान किया है। इसमें 3 कृषि कानूनों की वापसी और MSP की कानूनी गारंटी के लिए आंदोलन को देश भर में फैलाने पर मंथन होगा। मोर्चा ने बताया 5 सत्र में होने वाले सम्मेलन का उद्घाटन किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल करेंगे। 26 अगस्त को सुबह 10 से शाम 6 बजे के बीच 3 सत्र आयोजित किए जाएंगे। इनमें औद्योगिक और खेतों में काम करने वाले श्रमिकों, ग्रामीणों और आदिवासी समुदाय से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। 27 अगस्त को 2 सत्र में महिलाओं, छात्रों और युवाओं के मौजूदा हालात के साथ साथ किसान आंदोलन के कारण और इसके सभी वर्गों पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी चर्चा होगी। बता दें, किसान नेताओं और सरकार के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन सहमति नहीं बनने पर वार्ता का कोई हल नहीं निकला है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी सत्ता बनाने के लिए अग्रसर नजर आ रही हैं। वहीं सपा से जुड़े विभिन्न दलों और प्रकोष्ठ यात्रा व सम्मेलन के जरिए जातीय मुद्दे पर अपने वोट बैंक भरने में जुट गए हैं। पूर्वांचल में चौहान वोट बैंक के लिए जनवादी पार्टी मौर्य कुशवाहा को लेकर महान दल ब्राह्मण के लिए सपा का प्रबुद्ध प्रकोष्ठ मैदान में है। वहीं शिक्षक व महिला सभा भी चुनावों को देखते हुए सम्मेलन शुरू करने जा रही है। समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की यात्रा के बाद पार्टी के सहयोगी दल भी यात्रा पर निकल रहे हैं। इस यात्रा के माध्यम से कोरोना काल की अव्यवस्था से लेकर महंगाई व किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधा जाएगा। लेकिन इस यात्रा का असली मकसद सियासी नजरिए से जातीय गोलबंदी है। जनवादी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह चौहान भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ जनवादी जनक्रांति यात्रा निकाल रहे हैं। ये यात्रा बलिया से 16 अगस्त को शुरू हुई है और 31 अगस्त को अयोध्या में समाप्त होगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारने वाले बयान में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को जमानत तो मिल गई है, लेकिन उन्हें अभी भी राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। नारायण राणे को नासिक पुलिस ने उनके खिलाफ प्राथमिकी के सिलसिले में नोटिस भेजकर 2 सितंबर को थाने में पेश होने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ दिए गए बयान के बाद नारायण राणे के खिलाफ शिवसेना में भारी आक्रोश नजर आ रहा है। शिवसेना के आक्रोश को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर मुंबई में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के आवास के बाहर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। लेकिन इस मामले में राणे को पहले चिपलून से हिरासत में लिया गया था, उसके बाद कागजी कार्रवाई पूरी कर गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद रात को उन्हें रायगढ़ के महाड़ अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें जमानत दे दी गई है। राणे के वकील संग्राम देसाई ने बताया, उन्हें जमानत कुछ शर्तों पर मिली है, जिसमें राणे को 31 अगस्त और 13 सितंबर को पुलिस स्टेशन में हाजिर होना होगा और भविष्य में इस तरह के कृत्यों से दूर रहना होगा। उत्तराखंड विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकार, कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बड़ी घोषणा की है, जिसके तहत राज्य के 3 लाख से अधिक कर्मचारियों व पेंशनरों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा, जिसमें 11% की बढ़ोतरी की गई है। बता दें, अब इसके बाद महंगाई भत्ता 28% हो जाएगा। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से राज्य 1.60 लाख कर्मचारी और 1.50 लाख पेंशनरों को लाभ मिलेगा और सितंबर महीने के वेतन में बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। सदन की कार्रवाई के दौरान अध्यक्ष संजय गुप्ता सदन में फोन पर बात कर रहे थे, जिसके बाद भाजपा विधायक संजय गुप्ता का मोबाइल जब्त कर लिया गया। मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में 6 विधेयक पेश किए गए थे। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरकर एक बार फिर उसकी संचालन तथा मारक क्षमता का जायजा लिया। देश के प्रमुख रक्षा उपक्रम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित तेजस विमान पहले से ही वायुसेना के बेड़े में शामिल है और अब उसके
उन्नत संस्करण तैयार किए जा रहे हैं। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने अपने 2 दिन के बेंगलुरु दौरे के दौरान वायुसेना की विभिन्न इकाइयों का सर्वेक्षण किया। उन्होंने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO तथा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कुछ केंद्रों का भी दौरा किया। इस दौरान वायुसेना के अधिकारियों ने एयर चीफ मार्शल को विभिन्न परियोजनाओं और संचालन संबंधी परीक्षणों की जानकारी दी। प्रतिष्ठानों की चुनौतियों के संदर्भ में किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की और उनसे बदलती जरूरतों के अनुसार काम करने को कहा। अफगानिस्तान में तालिबान के नियंत्रण के बाद से दुनिया में सभी देशों में उथल-पुथल का माहौल नजर आ रहा है, जिसके बीच ही भारत समेत 5 देशों के अहम ब्रिक्स संगठन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। भारत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर आपस में व्यापक सहमति बनाने का प्रयास किया गया। बैठक में संगठन ने आतंकवाद और आतंकी वित्त पोषण के खिलाफ लड़ाई में आपसी व्यवहारिक सहयोग को बढ़ावा देने का एक्शन प्लान स्वीकार किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष ब्रिक्स नेताओं के 12वें शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई सलाह पर अमल करते हुए आतंकवाद विरोधी एक्शन प्लान को स्वीकार किया। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका की मौजूदगी में हुई इस बैठक में तालिबान नियंत्रित अफगानिस्तान से विभिन्न आतंकी समूहों की गतिविधियों को मजबूती मिलने की संभावना को देखते हुए बड़ा कदम माना जा रहा है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का असर कम हो गया है, मगर तीसरी लहर का खतरा अभी भी बना हुआ है। कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक ले चुके लोगों को भी संक्रमण अपनी चपेट में ले रहा है, जिसकी वजह कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट को माना जा रहा है। 2 अलग-अलग अध्ययनों के अनुसार कोवैक्सीन में सभी कोविशील्ड लेने के बाद संक्रमित हुए 80% में डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि हुई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और ओडिशा स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज के चिकित्सकीय अध्ययनों में ये बात सामने आई है। डेल्टा वेरिएंट वैक्सीन की दोनों खुराक लेने वालों को भी संक्रमित कर सकता है, लेकिन मौत की आशंका बेहद कम है। अध्ययन में वैक्सीन लेने के बाद संक्रमित हुए 36 मरीजों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई, जिसमें से 29 में डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि हुई है, जबकि 12% मरीजों में कप्पा व डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हुई है। भारत के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की बारिश सामान्य से अधिक हो रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में कल भी जोरदार बारिश दर्ज हुई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार देश के पूर्वी हिस्से में आगामी 3 दिनों में हल्की बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने 27 अगस्त तक पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश होने की संभावना जताई है। इसके साथ असम और मेघालय के अलग अलग स्थानों पर भी भारी बारिश की आशंका है। आगामी 5 दिनों में तमिलनाडु में जमकर बारिश की संभावना है। पटना में 47.2 मिलीलीटर बारिश हुई है। इस दौरान राजधानी का अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस रहा। इस क्लाइमेट वेदर की रिपोर्ट के अनुसार इस समय मानसून की अक्षीय रेखा एक बार फिर तलहटी के इलाकों पर पहुंच गई है, जिसमें बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाएं भी पूर्वोत्तर भारत में नमी बनाए रखेंगी। कोरोना की दूसरी लहर का असर अब कम हो गया है, मगर संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव का सिलसिला बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 37,593 मामले सामने आए, तो वहीं रिकवरी रेट अब बढ़कर 97.67% हो गया है। 34,169 लोगों ने महामारी को मात दी है। भारत में अब तक लगभग 3 करोड़ 24 लाख से ज्यादा लोग महामारी से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं करीब 4,35,000 से ज्यादा लोगों की महामारी से जान जा चुकी है और लगभग 3 करोड़ 17 लाख से ज्यादा लोग महामारी को हराकर अपने घर जा चुके हैं। भारत में पिछले दिन के मुकाबले 12,126 कोरोना मामलों का कारण है कि केरल में संक्रमण का कहर बढ़ गया है। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानी अपना देश छोड़ रहे हैं, लेकिन अब तालिबान ने अमेरिका समेत अन्य देशों को अफगानियों को देश से निकालने में मदद करने और उन्हें वहां से निकलने पर कड़ी आपत्ति जताई है। वहीं तालिबान के प्रवक्ता मुजाहिद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात साफ कर दी है कि वो फिलहाल
अफगानिस्तान में महिलाओं को काम करने की इजाजत नहीं दे रहे हैं और ये फैसला सुरक्षा कारणों के मद्देनजर लिया गया है। तालिबान ने अमेरिका अफगानिस्तान के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और दूसरे पेशेवरों को अपने साथ ले जा रहा है, जिस पर मुजाहिद ने कहा अमेरिका अफगानी विशेषज्ञों या पेशेवरों को अपने साथ ले जाना बंद करे, इससे देश को नुकसान होगा। अब ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। अमेरिका के पास अपने विमान हैं, अपने एयरपोर्ट हैं, लिहाजा वो अपने लोगों और कॉन्ट्रैक्टर्स को अपने साथ ले जाएं।